ये जो बी टीम, ईडी, वीडी, अब आकाश आनंद के भाषण सुन लीजिए, आपको लग रहा है कहीं से वो किसी से डरे हुए हैं? नहीं। बुलडोजर, योगी जी, मोदी जी, सब पे हमला बोल रहे, कहीं से डरे हुए आपको नजर आ रहे हैं आकाश आनंद? फिर अगर डरे होते तो फिर बोलते ही नहीं। तो नगीना में जो सपना देखा जा रहा है कि इस बार चंद्रशेखर जा रहे हैं संसद, नगीना के परिणाम से आगे की राजनीति प्रभावित नहीं होने वाली है। नहीं होगी। 22 में बसपा की सरकार के लिए पूरा उत्तर प्रदेश ताकत लगाएगा। नगीना का कोई हीरो बन जाएगा तो बहुत बड़ी खबर बन जाएगी। बसपा के सामने जो भी तैयारी करेगा, ताकत लगाएगा, बसपा के सामने उसको चौतरफा तवज्जो दी जाएगी। बसपा जो दलितों की सरकार बन जाए, किसको पसंद है इस देश के अंदर, आप बताइए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 19 अप्रैल से पहले चरण का चुनाव शुरू होने वाला है और हम इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार दौरा कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है 19 अप्रैल को। यूपी में पहले चरण का जो वोटिंग है 19 अप्रैल को है और 8 सीटों पर चुनाव होगा। 8 सीटों को लेकर बीएसपी का क्या है माहौल, बसपा कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है इन तमाम सीटों को लेकर, इसी पर हम आज चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार वैभव जी और हम आए थे इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में। वैभव जी से मुलाकात हो गई तो हमने सोचा आज एक स्वस्थ चर्चा कर ली जाए, जिससे आप लोगों को भी अंदाजा हो कि धरातल पर दरअसल चल क्या रहा है। वैभव साहब बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, बहुत शुक्रिया कमर भाई जी। सवाल पहला मेरा आपसे यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में आप भी कई दिनों से हैं। आप हरिद्वार गए, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए और लगातार मायावती जी भी इस समय सक्रिय हैं। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है। धरातल पर क्या नजर आ रहा है? बहुजन समाज कितना जागरूक हुआ है इस दौरान? देखिए, बहुजन समाज जो है वो इस बात को तो समझ रहा है कि सत्ता महत्वपूर्ण है और सत्ता से उसकी दूरी बहुत बढ़ गई है। 7 से 12 का जो काल था उसमें उन्होंने विकास देखा, उन्नति देखी, प्रगति देखी। उनको समझ में आया कि सत्ता जब हासिल होती है तो आप जब मांगने वाले से देने वाले बन जाते हैं। यानी कि आज जो लोग बहुत से धरने प्रदर्शन करके सरकारों से न्याय मांग रहे हैं, तो बहुसंख्यक समाज को मांगने वाला बने रहने का कोई कारण नहीं है। जब आप बहुजन की बात करते हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, जिसको एक सूत्र में पिरोया साहब कांशीराम ने, वो देने वाला समाज बन गया। उसने न्याय खुद को तो दिया बल्कि सबको दिया। और जो बहुजन सरकार है उनकी एक खास बात है कि उसमें आपको विद्वेष नहीं मिलेगा। जो कहते हैं दलितों की सरकार है या दलित मुस्लिम अकलियत, जो पीड़ित वर्ग है, जो वंचित समाज है, जो आर्थिक रूप से कमजोर तबका है, उनको तो प्राथमिकता के आधार पे उन्नति प्रगति के रास्ते मिलते ही हैं। लेकिन जो संभ्रांत वर्ग है, जो तथाकथित अपर कास्ट भी है, जो वर्ण व्यवस्था में ऊपर भी है, या फिर जो गैर दलित समुदाय है, उसके साथ भी कोई भेदभाव विद्वेष नहीं होता। ना बीएसपी के अंदर होता, ना उनकी सरकारों में हुआ। अभी मौजूदा सरकार की बात करूं, वर्तमान सरकार की, इसमें क्या आपको असमानता दिखती है? देखिए, टीवी तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हमने नहीं देखा टीवी, अब अच्छा, छोड़ ही दिया टीवी। दर्शक जरूर देख रहे होंगे, उनको पता है कि जिस तरह का एक माहौल जो पैदा किया गया है देश में, है ना, एक अमन चैन का एक माहौल होना चाहिए था। यानी कि पूंजीवाद के आधार पर जो एक तरह सत्ता का एक आवरण बनाया गया है कि पूंजीवादी समर्थन के आधार पर सत्ता जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड इस बात की तस्दीक करता है कि किसको कितना फंड मिला। तो जो पार्टियां जिनकी खाएंगी उनकी गाएंगी, जाहिर सी बात है, जहां से आप फंड ले रहे हैं। और बीएसपी एकमात्र ऐसी पार्टी निकल के आई है जिसके पास इलेक्टोरल बॉन्ड का एक भी पैसा नहीं गया है। हाँ, ये बात अलग है कि बसपा के कार्यप्रणाली, तौर तरीके चुनाव लड़ने के थोड़े अलग हैं और बसपा को इनका नुकसान भी हुआ है। लेकिन बसपा बदल रही है और तेजी से बदल रही है। चलिए हम एक एक करके इन 8 सीटों पर जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहता हूँ 8 सीटें हैं कौन कौन सी। सहारनपुर, कैराना, रामपुर, मुजफ्फरनगर, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद। प्रत्याशियों के नाम आपको बता देता हूं। सहारनपुर से हैं माजिद अली साहब, कैराना से श्री पाल राणा जी, पीलीभीत से अनीस अहमद, रामपुर से जिशान खान, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति और नगीना काफ़ी हॉट सीट है, SC के लिए आरक्षित है। सुरेंद्र पाल सिंह साहब हैं यहाँ से मैदान में। बिजनौर से विजेंद्र सिंह साहब मैदान में हैं। मुरादाबाद से इरफान सैफी मैदान में है। एक एक करके आते हैं गौरव साहब। हाँ सॉरी वैभव जी, एक एक करके आते हैं हम। सहारनपुर की चर्चा करेंगे पहले। सबसे सहारनपुर को लेकर आपका क्या आकलन दिख रहा है अभी? देखिए, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है वोटिंग। आज बहन मायावती की रैली है सहारनपुर में
और बसपा की जीती हुई सीट है, हाजी फजलुर रहमान साहब जीते थे, बसपा ने माजिद अली को चुनाव मैदान में उतारा है। अब समीकरण तो देखिए कागजों पे हर किसी के पक्ष में जा सकता है, और चुनाव जो है आजकल क्या है कि अपने आप में स्टैंड अलोन हो गए हैं। पिछली बार क्या हुआ था उस बात की बहुत ज्यादा रिलेवेंस है नहीं। चुनाव फ्रेश है, नए मुद्दे हैं, नए समीकरण, नए प्रत्याशी हैं। बीएसपी ने लेकिन मुस्लिम प्रत्याशी वहां से रिपीट किया है। इमरान खान साहब जो हैं उनकी कितनी रेलेवेंस है वो तो आपने पिछले चुनावों में देख लिया। मेयर के चुनाव में वो बसपा के साथ थे और उनकी बात बनी नहीं वहां पे तब भी। अब भी वो हैं बहुत मार्मिक अपील कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि बसपा की तरफ कितना जाता है मुसलमान, हाजी फजलुर रहमान का क्या रुख है वहां पे, और बहन जी की जो आज की रैली है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यानी टक्कर जो है बीएसपी बीजेपी या कोई और तीसरा भी? नहीं, बीएसपी बीजेपी में टक्कर होनी चाहिए, बसपा की सिटिंग सीट है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बसपा को आत्मचिंतन की जरूरत है कि कमी कहाँ रह गई। चलिए अगली सीट की बात करेंगे। कैराना, श्रीपाल राणा जी यहाँ से हैं, प्रदीप कुमार बीजेपी से हैं। खबरें अगर देखें तो जो ठाकुर समाज है, क्षत्रिय समाज है पश्चिम के अंदर, वो भाजपा की चिंता का विषय बना हुआ है। चारों तरफ से अगर आप रिपोर्ट देख रहे हैं तो भाजपा भी चिंतित है इस बात को लेकर। उनका खास फोकस है कि यहाँ किसी तरह से राजपूत समुदाय को एक तरह से साधा जाए, दोबारा से वो नाराज ना हो जाए। बसपा ने राजपूत समुदाय को अच्छी खासी नुमाइंदगी दी है। गौतम बुद्ध नगर से बसपा ने सोलंकी साहब को उतारा हुआ मैदान में, श्रीपाल राणा मैदान में है। गाजियाबाद से भी जो बसपा के प्रत्याशी हैं वो पुंडीर साहब हैं वो। इसके अलावा कानपुर से एक भदौरिया बसपा के प्रत्याशी हैं। तो बसपा नुमाइंदगी सबको सबके मेरिट के हिसाब से दे देती है। अब कितना ये समाज जो है बसपा के साथ जाएगा ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन बसपा ने नुमाइंदगी देके जो है एक तरह से समाज को बताया है कि आप भी निगलेक्टेड नहीं है। बसपा दलित मुस्लिम अकलियत को अगर तवज्जो देती है तो बाकी लोगों को भी चुनाव लड़ने का भरपूर मौका देती है। चलिए अगली सीट हम पीलीभीत का जिक्र करेंगे। अनीस साहब मैदान में। अनीस साहब पूर्व विधायक हैं, क्या दिग्गज नेता है, पूर्व विधायक हैं। और इसमें देखिए सारी सीटों में एक फैक्टर निकल के आएगा आपका, वो दलित मुस्लिम है। अच्छा, दलित मुस्लिम है। अगर दलित मुस्लिम जो है अगर पुनर्विचार करे, क्योंकि उन्होंने जो मुस्लिम समाज के वोटर हैं उन्होंने पिछली बार 22 में अखिलेश यादव को एक तरफा वोट दे के देखा। भाई देखो, वैसे तो बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स या जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई भाजपा को हराने का ठेका हमने थोड़ी ले रखा है, कि भाजपा को हराने की जिम्मेदारी मुसलमानों की थोड़ी है कि हम हराएंगे। सही। लेकिन बहुत सी पश्चिम की सीटें खासतौर पे ऐसी हैं जहां पे सबसे बड़ा जो वोट का चंक है, जो सबसे बड़ा धड़ा है वोट का, वो मुस्लिम समाज ही है। मेरठ ले लीजिए आप, 6 लाख वोट है। यहाँ मुजफ्फरनगर ले लीजिए, 4.5-5 लाख के आसपास वोट है। अगर हम बात करें, कौन सी सीट की बात कर रहे थे हम? मैं पीलीभीत की। हाँ, पीलीभीत की बात करें तो वहां भी एक बड़ा तबका जो है मुस्लिम समाज का वोट है। अब ये जो सीट है एक हॉट सीट तो है ही, क्योंकि आपको मालूम है बाकी पार्टियां भी अपने प्रत्याशी उतार रही हैं यहाँ पे। पीलीभीत से अच्छी बात यह है कि नितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है इन्होंने। हाँ। और टिकट कट गया है वरुण जी का। जी, टिकट कट गया है। वो किसके साथ बैठते हैं, कितने नाराज हैं पार्टी से, ये तो देखना होगा, क्योंकि उनकी माता जी भी आया था। हाँ, उनकी जो मदर है उनका टिकट नहीं कटा है, वो मैदान में है। उनका खुद का टिकट कट गया है। जो फूल बाबू हैं वो पुराने विधायक हैं, मतलब एक पुराने पके हुए नेता हैं वो। अब अगर वो अपना जनाधार बचा पाते हैं, मजबूत है उनकी पकड़, तो वहां दलित का जो वोट है वो तो हाथी में पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन बसपा फाइट में रहेगी, फाइट में रहेगी। रामपुर, वैभव भाई, रामपुर बहुत हॉट सीट है और रामपुर को लेकर तमाम तरीके की खबरें आई। कहा गया कि आजम साहब से जब मिलने गए तो फिर मिलके जब आए उधर से कहा गया चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। फिर एक आजम खान साहब के समर्थक थे, वो कहते अब तो हम बसपा को ही समर्थन कर रहे हैं। देखिए, आजम साहब किसको लड़ाना चाह रहे थे, किसको वहां पे लड़ा दिया गया, ये सारी चीजें जो हैं निकल के सामने आ गई हैं। और आजम साहब नाराज हैं, मतलब उन्होंने स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा। उनके समर्थक जो हैं वहां पे, जो उनके टीम के लोग हैं, वो सीधे तौर पे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। और जीशान जो बसपा के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में भी एक बड़ा वर्ग जो है वो निकल के आ रहा है। और कुछ वोट सपा को जाता ही जाता है, मुस्लिम समाज वोट करता ही करता है। हालांकि रामपुर बसपा की सीट रही नहीं है कभी भी। और बीजेपी की देखिए कवायद ये भी रहती है कि कहीं वोटों का बिखराव इस तरह से हो जाए कि हम जीत जाए। नहीं तो आप देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में 17 में देवबंद की सीट कौन जीता था? देवबंद एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है, लेकिन वो बीजेपी जीती थी। आप सोच सकते हैं ये चमत्कार कैसे होता? ये चमत्कार बहुत सिंपल है। हाँ। सामने दोनों मुस्लिम प्रत्याशी थे। अच्छा। बसपा गैर मुस्लिम प्रत्याशी था। वोटों का बिखराव इस तरह से होता है, इस तरह से ही होता है ये। तो रामपुर में भी इसी फिराक में है वो लोग कि
वहां पर वोटों का बिखराव हो जाए तो बीजेपी को वहां पे लाभ मिल जाए, तो वो कह लेकिन सके यहाँ से वैभव जी, समाजवादी पार्टी ने मदनी साहब को, वो भी मुस्लिम चेहरा है, नमाज पढ़ाते हैं दिल्ली में वो, और ये जीशान खान, दो मुस्लिम, तो इसमें कैसे फायदा, किसका नुकसान? यही तो मैं कह रहा हूँ, वोट बंटना नहीं चाहिए। आजम खान साहब जिसकी तरफ इशारा कर देंगे, बड़ा वोट उनकी तरफ जाएगा, क्योंकि आजम खान साहब की तूती रामपुर में अभी आज बोलती भी है। बोलती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे हम जिक्र करते हैं मुजफ्फरनगर, यहाँ से दारा सिंह प्रजापति, और मुजफ्फरनगर आप देख रहे हैं कि कितना माहौल है, हम लोग घूम ही रहे हैं, इसको लेकर बताइए क्या है, कहता है समीकरण आपका? 5 लोकसभा आती है मुजफ्फरनगर में, चरथावल, बुढ़ाना, पुरकाजी और मीरापुर भी है मेरे ख्याल से, और साथ में खतौली, सरधना भी है मेरे ख्याल से, मैं शायद ऊपर नीचे कर गया उनको। एक इसमें जो विधानसभा है वो मेरठ जिले का हिस्सा है, सरधना जो है वो मेरठ जिले में आती है, बाकी सब मुजफ्फरनगर का इलाका है। यहाँ से दारा सिंह प्रजापति मैदान में है, 1.5 लाख के आसपास यहाँ प्रजापति कुम्हार समाज का वोट है। दलित समाज का वोट जो है उसमें विशेषकर जाटा समाज का 3 लाख के आसपास का वोट है। उसको बंटने का कारण नहीं है कोई भी, नहीं, हाँ बंटना नहीं चाहिए। तो यानी कि 3 लाख अगर वोट है और हम मान के चलते हैं कि एवरेज वोटिंग 50-60% होती है, तो उसमें जो दलित और मुस्लिम है वो अबव एवरेज वोट करते हैं। अगर एवरेज वोट किसी जगह पे 50-60 होती है तो वो 70%, 80% तक वोट करते हैं। बाकी अर्बन एरियाज में या जो बाकी गैर दलित गैर मुस्लिम तबके हैं उनकी वोटिंग परसेंटेज कई बार कम भी रहती है। तो आप मान के चलिए कि इसमें से आधे से ज्यादा वोट उनको मिलना चाहिए। और बसपा इस सीट को जीती है एक बार, कादिर राना के रूप में बसपा के सांसद यहाँ रहे हैं। यहाँ इतिहास दंगों का भी रहा है, ध्रुवीकरण का भी रहा है। संजीव बालियान जीते थे, अखिलेश सरकार के कार्यकाल में यहाँ दंगा हुआ था। तो यहाँ का मुस्लिम समाज एक सवाल ये भी पूछेगा अखिलेश यादव जी से कि आपकी सरकार नई नई बनी, पूर्ण बहुमत की बनी, कोई आपकी खींचतान नहीं थी, कोई गठबंधन की मजबूरी नहीं थी, आपने दंगा होने कैसे दिया? चलो हो भी गया, मान लीजिए चिंगारी होती है, भड़क जाती है, दंगा हो भी गया, तो आपके पास इतनी प्रशासनिक क्षमता नहीं थी कि आप उस दंगे को रोक पाते? आप रोक नहीं पाए उसको, और वो लंबा चल गया। कितने लोग बेघर हुए, आपने शायद वो तस्वीरें पुरानी आपके जहन में होंगी, हम सब टीवी पे मीडिया रिपोर्ट देख रहे थे। और अखिलेश जी का परिवार उस वक्त कहाँ था? सैफई में महोत्सव चल रहा था, बॉलीवुड के लोग नाच गाना वहां कर रहे थे, ये समाजवाद नाच रहा था। आप देख लीजिए, आप सरकार चला रहे थे तो आपको यहाँ पे कैंप करके अपने डीजीपी को, अपने अधिकारियों को भेज के किसी भी रूप में आपको उनको पुनर्स्थापित करना चाहिए था। बहुत लोग, बच्चे, मुस्लिम समाज के बच्चे बिना छत के सर्दियों में टेंट में जैसे तैसे रहे हैं, पलायन भी हुए हैं, पलायन की भी खबरें हैं ना। ये सब मुजफ्फरनगर के लोग इस बात को जानते हैं। अभी क्या 19 तो चला गया, हाँ, अभी 24 का जिक्र करें तो 24 में अभी क्या सिनेरियो दिख रहा है? हरेंद्र मलिक सामने हैं, जाट प्रत्याशी हैं, और सामने संजीव बालियान है। भाजपा का अपना एक पक्का पक्का सा वोट है, वो मान के चलती है कि कुछ तबका तो हमें वोट करेगा ही करेगा। जाटव समाज इधर उधर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मुस्लिम समाज के ऊपर है कि वो किधर, बहुत सबसे ज्यादा वोटर है। अब वो जाट प्रत्याशी की तरफ जाएंगे, क्या वो सपा के साइकिल के सिंबल पे वोट डाल देंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी खुद हरेंद्र मलिक की एक चिंता ये होनी चाहिए कि जाट समाज बड़े पैमाने पर भाजपा के साथ जाके खड़ा होने को तैयार है। देखिए, जिन ओबीसी जातियों का एक तरह से बहुजनवाद से या समाजवाद से बड़ा नाता नहीं है, यानी कि जो बहुत ज्यादा मिशनरी विचारधारा से वास्ता नहीं रखती हैं, उनको आप बहुत जल्दी से ये चीजें समझा नहीं सकते कि आप उनको बहुजनवाद समझा दें या उनको लोहियावाद समझा दें या समाजवाद समझा दें। वो तो हिंदू व्यवस्था का हिस्सा है। अब चवन्नी की तरह ना पलटने वालों बात कर रहे थे जयंत साहब, वो तो चले गए एनडीए में 2 सीटों के लिए। मेरे ख्याल से कितनी सीट मिली है उनको? 2, हाँ 2 सीट। एक तो आपका बिजनौर है, हाँ, और एक बागपत। हाँ, तो अब जब वो गए हैं तो उन्होंने अपने पूरे जाट समुदाय को भी इशारा कर दिया होगा। बाकी जाटों का अपना स्वतंत्र विवेक है कि वो कहाँ जाएं, किसके साथ जाएं। जरूरी तो नहीं है कि वो, अगर जैन बसपा यहाँ मुकाबला कर रही है, बसपा मुकाबला करेगी, बिल्कुल करेगी। बसपा का जो वोट है वो आंकड़ों में मजबूत है, उसे जमीन पे बसपा कितना उतारती है, ये बसपा के जिला के लोग और कैडर के लोग हैं, उनको देखना। देखिए, आप लोग दिल थाम लीजिए, मैं अभी नगीना का जिक्र लास्ट में करूंगा, इससे पहले 2 सीटों का जिक्र और करूंगा, बिजनौर और मुरादाबाद। बिजनौर से पहले मुरादाबाद का जिक्र। इरफान सैफी यहां से प्रत्याशी हैं, क्या लग रहा है? मुरादाबाद भी बसपा कभी जीती नहीं है, और बस समाजवादी पार्टी के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एसटी हसन साहब थे वहां पे, उनका टिकट काटा है। नाराज तो वो भी हुए थे वैसे। हाँ।
काटा क्यों है ये तो खैर, टिकट तो कटते ही हैं, बसपा ने भी काटे हैं अपने सिटी में, या बदले हैं टिकट, काटे नहीं है तो बदले हैं, क्योंकि कौन है रुचि वीरा यहाँ से कौन? हाँ, यहाँ से रुचि वीरा को उतारा गया है। हाँ। और कई नाम निकल के आ रहे थे यहाँ पे कि फलाने को लड़ाया जाए। अब मुरादाबाद, मेरठ में भी ऐसे ही हुआ था, मेरठ में ऐसी हुआ था। रामपुर में भी, हाँ, एक मुरादाबाद में भी, इन तीनों सीटों पे ऐसे ही। इन सब के बीच में एक बात ये बतानी जरूरी है कि इस चुनाव में 100 से ज्यादा विधायक होने के बावजूद भी अखिलेश यादव बहुत कंफ्यूज नजर आए हैं। 6 सीटें तो ऐसी बिल्कुल क्लियर कट है जहां पे उन्होंने प्रत्याशी बदले, एक बार बदले, 2 बार, कहीं कहीं तो तीसरा प्रत्याशी भी लेकर आए हैं वो। तो क्लैरिटी उनको थी नहीं, वो समय समय प्रत्याशी बदलते चले गए अपने, पता नहीं क्यों। ये मुरादाबाद में भी हुआ, और वहां ड्रामा हुआ है। नामांकन वाले दिन 2-2 लोग चले गए हैं। हाँ, तो बाद में फिर चिट्ठी जारी करनी पड़ी, बताना पड़ा कि हमारा आधिकारिक प्रत्याशी कौन है। गए और हाँ, तो मतलब एक हॉटस्पॉट जिसे कहते हैं, मतलब आपस चुनाव में थोड़ा बिगड़ तो गया है मामला। बसपा का उम्मीदवार कितना मजबूत दिख रहा है वहां? देखिए, बसपा का पुराना वोट है, मैंने अभी चेक नहीं किया कितना आंकड़ा है, मुझे ज्ञात ये भी दलित मुस्लिम समीकरण यहाँ भी है, यहाँ पे दलित समाज का वोटर है वहां पे। और कहीं कहीं दिक्कत यह आती है कि भाजपा को हराने की जो कवायद है ना, उसमें जो मुस्लिम समाज है खास तौर से, और जो गैर जाटव दलित जातियां हैं, वो देखती हैं कि कौन हरा रहा है भाजपा को, अगर वो भाजपा को हराने के इच्छुक हैं तो। कुछ जो दलित जातियां हैं वो हो सकता है भाजपा के साथ भी जाती हों, ऐसी बहुत से दलित समाज की जातियां हैं जो बहुत अम्बेडकरवादी नहीं है ना, उनके ऊपर काम हो रहा है, वो लगातार अम्बेडकरवाद जुड़ रहे हैं, लेकिन एक दिन का प्रक्रिया नहीं है ये। लेकिन बसपा का अपना हाथी का वोट है, वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है मुस्लिम समाज किधर जाएगा वो देखना पड़ेगा। मुस्लिम समाज देख चुका है, अब की बार पलटी मारने का समय है बिल्कुल। मुस्लिम समाज ने देख लिया। सैचुरेशन पॉइंट एक टर्म होता है फिजिक्स केमिस्ट्री का, ठीक है, कि एक सैचुरेशन पॉइंट होता है जिसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। 100 सीट जो अभी आई है ना पिछले बार, 113 सीट अखिलेश यादव की, वो सैचुरेशन पॉइंट है उनका, क्योंकि अखिलेश यादव के पास कोई कोर वोट नहीं है। कोर वोट नहीं है, अगर वो मान के चल रहे हैं कि यादव उनका कोर वोट है, तो वो फिर मुगालते में है, और मुस्लिम समाज को भी वो धोखे में रख रहे हैं। अगर कोर वोट होता यादव समाज उनका, तो फिर कन्नौज से डिंपल यादव नहीं हारी होती। आपका तो गढ़ी था ना वो, आपका वहां पे यादव का वोट प्रतिशत जो है वो ज्यादा है, लेकिन वो अधिकतर जो है वो गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जब वहां डिंपल यादव गए, उनको नहीं पड़ा, वो भाजपा को पड़ा। धर्मेंद्र यादव हारे, अक्षय यादव हार गए, तो ये जो है ये चिंताएं हैं समाजवादी पार्टी की। ठीक है, चलिए हम बिजनौर का जिक्र करते हैं। विजेंद्र साहब यहाँ से मैदान में हैं। 1989 में पहली बार मायावती जी बिजनौर से संसद पहुंची, इस बार क्या लग रहा है? बिजनौर ऐतिहासिक लोकसभा है। बहन जी यहाँ चुनाव लड़ी, पहले नहीं जीती, फिर दोबारा लड़ी तो वो जीती और पहुंची वो लोकसभा में पहली बार। ये वो सीट है जहाँ रामविलास पासवान, मीरा कुमार भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, और बसपा ने जाट प्रत्याशी को मैदान में उतारा, जो कि आरएलडी के महासचिव के रूप में कुछ महीने पहले तक ही थे, और आखिरी समय में वो आए हैं चुनाव में। अपने समाज को वो प्रत्याशी कितना साध पाएंगे वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि बसपा का वोट तो हाथी पर। कुछ चुनावों में पिछले एक नारा ये भी चला था कि हमारा वोट, बसपा के लोग कहते थे कि हमारा वोट हाथी पर, आपका वोट जाति पर, अगर आप इतना ही साध लेंगे तो आप फिर जिताऊ हैं। तो इसी आधार पे जो है बिजनौर बसपा के लिए एक बहुत फर्टाइल सीट है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बसपा को पूरा पूरा वोट पड़ता है। जाटव समाज टस से मस नहीं होता है, नहीं तो फिर यहाँ से पिछली बार एक गुर्जर प्रत्याशी के रूप में मलूक नागर साहब नहीं जीते होते। हालांकि गठबंधन भी था, मैं ये नहीं कहूँ गठबंधन का फायदा नहीं हुआ होगा, लेकिन बसपा जो भी रिजल्ट लेके आएगी, बसपा अकेले चुनाव मैदान में है, बसपा जो भी रिजल्ट लेके आएगी वो उसके लिए एक प्लस ही है। ठीक है, आगे मैंने कहा था कि दिल थाम लीजिए, आगे की सीट बहुत हॉट सीट है और बहुत चर्चित बना दिया इस सीट को। नगीना सीट इतनी चर्चा में क्यों है, पहले तो इस पर टिप्पणी कर दीजिए। नगीना सीट इसलिए चर्चा में है क्योंकि एक तो वो बसपा की जीती हुई सीट है, और वहां से बीएसपी के सुरेंद्र पाल मैदान में है, और साथ ही वहां पे जो गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में है सैनी साहब है, मेरे ख्याल से सैनी है, क्या नाम है उनका प्रत्याशी का? इनका नाम मनोज कुमार। अच्छा, मनोज कुमार, सॉरी माफ कीजिएगा, सैनी साहब वो दूसरी सीट पर है, वो बदले। लेकिन आप चर्चा जो मैं पूछ रहा हूँ उस पर नहीं जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ ना, आप एस्टेब्लिश पार्टियों की तो बात कर, राष्ट्रीय पार्टियों की बात पहले होगी ना। राष्ट्रीय से राष्ट्रीय आगे है वो। नहीं, राष्ट्र, अरे कमाल है, नहीं देश में 2,500 से ज्यादा रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। आप चाहें तो आप भी पार्टी बना के चुनाव लड़ लीजिए, भाई सबको अधिकार है पार्टी बना के चुनाव लड़ने का। बीएसपी के प्रत्याशी मैदान में है, भाजपा के प्रत्याशी मनोज कुमार जी एक रिटायर्ड जज हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। अब पिछली बार गठबंधन था
तो गठबंधन में मुस्लिम समाज को ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी किधर वोट करना है। सपा तो वहां थी ही नहीं, आरक्षित सीट है, सुरक्षित सीट है ये, और नई बनी सीट है, इसमें 3 ही लोकसभा चुनाव हुए हैं कुल मिलाकर, है ना। तो सीधे तौर पे गिरीश चंद्र जाटव यहां से चुनाव जीते, बसपा ने उनका टिकट बदला, उनको बुलंदशहर भेजा है, यहाँ नया प्रत्याशी दिया है। दलित समाज का वोट वहीं का वहीं रहेगा, दारोमदार मुस्लिम समाज के ऊपर आता है, और भी कई प्रत्याशी जो है वो मैदान में कूदे हुए हैं। ठीक है, आपने नाम नहीं लिया, नाम आप जिस व्यक्ति की चर्चा है मैं चंद्रशेखर आजाद की बात कर नहीं, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रशेखर भाई भी मैदान में है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ साथ मीडिया भी चुनाव लड़ रही है। अच्छा, हाँ, उनके साथ साथ तो आप देख लीजिए कि ये गुरु चंद्रशेखर जी ने सीख लिया मीडिया को मैनेज कैसे करते हैं। बसपा के विरोध में, बसपा के सामने जो भी खड़ा होगा, मीडिया का हीरो होगा वो। मतलब दलितों की एकमात्र पार्टी, चंद्रशेखर का कोई व्यक्तित्व यहाँ नहीं, मीडिया ही चंद्रशेखर का व्यक्तित्व है, लेकिन बसपा के सामने जो भी खड़ा होगा वो मीडिया का, जिसे कहते हैं, स्टार बॉय होगा। क्या लगता है दलितों की एकमात्र पार्टी, सुनिए, जिसने 4-4 बार सरकार बनाई, उसे नेस्तनाबूद करने के लिए तो आरएसएस कब से बेचैन है उसे खत्म करने के लिए, वो कहता ही तो नहीं है, तो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे, हो रहे हैं वो। लेकिन चंद्रशेखर भी तो प्रयास कर रहे हैं, लगे हैं वहां पर, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। अच्छी बात है, राजनीति में सब कर सकते हैं, जो बेस्ट कैंडिडेट होगा वो जीतेगा। और लेकिन किसी एक आध सीट के हिसाब से तो राजनीति नहीं चलेगी ना। उत्तर प्रदेश में सरकारें अगर बहुजनों की आएंगी तो वो बसपा ही बनाएगी ना। कोई एक आध सीट के लिए, ऐसे तो आरएस प्रवीण कुमार साहब थे बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष, एक सीट के लालच में तो वहां चले गए वो। तो किसी को अगर एक सीट का लालच है या लोकसभा ही जाना है तो सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लोकतंत्र में, बाबा साहब के संविधान में सब चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इससे बड़ा मूवमेंट जो है बदल जाएगा, या कांशीराम साहब की बनाई हुई जो पार्टी है उस पर असर पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अजीब बात देखिए, कांशीराम साहब का नाम लेने वाला हर व्यक्ति कांशीराम साहब की बनाई हुई पार्टी के विरोध में खड़ा होता है, देखिए इसको। और दूसरी बात यह है, दलित समाज ना बहुत स्वाभिमानी समाज है, बहुत स्वाभिमानी समाज है। बाबा साहब ने उनके स्वाभिमान को जिंदा किया, कांशीराम साहब ने उनकी राजनीतिक चेतना को जिंदा किया, बहन जी ने सरकारें बनाई, उनके अंदर चेतना, उन्नति, प्रगति के रास्ते प्रशस्त किए। आरोप लग रहा है, एक सेकंड, समाजवादी पार्टी के सामने सीटों के लिए दरखास्त करना, सीटों के लिए इंतजार में रहना, फिर सीट नहीं मिले चुनाव में लड़ जाना, जयंत चौधरी जी के साथ लगे रहना, खतौली के उपचुनाव में उन्होंने तो साथ दिया था ना पूरा, आरएलडी का ही प्रत्याशी था ना मदन भैया जी। अब एनडी, अब कहां है आरएलडी इस टाइम पे? अब एक सवाल लोग पूछ सकते हैं कि भाई बसपा भी तो सपा के साथ चुनाव लड़ ली, तो कौन सा बुरा कर दिया? पूछिए, पूछिए। वो तो खुद कहते हैं कि कई बार बहन जी ने अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकारें चलाई। बसपा ने समर्थन किसी को दिया नहीं, बीजेपी को कभी समर्थन दिया नहीं है, उनसे समर्थन ले लेके सरकारें चलाई। और बहन जी तो वो हैं जिन्होंने सरकार चला गिरा दी। अच्छा, वो टीस तो आज तक भाजपा के अंदर होगी। वो सरकार चला के अपने शर्तों पे, जब उनको नहीं लगा कि उनके हिसाब से सरकार गिरा दी उन्होंने। और वो बहन जी की बाइट है एक बहुत पुरानी, आपने देखी होगी, पार्लियामेंट के प्रांगण में वो गेट के पास खड़ी है, वो किस अंदाज में उस बात को बयान कर रही है कि भाई हमें मौका मिला तो हमने इनकी सरकार गिरा दी। तो इसीलिए ये जो बी टीम, ईडी वीडी, अब आकाश आनंद के भाषण सुन लीजिए, आपको लग रहा है कहीं से वो किसी से डरे हुए हैं? नहीं, बुलडोजर, योगी जी, मोदी जी, सब पे हमला बोल रहे, कहीं से डरे हुए आपको नजर आ रहे हैं आकाश आनंद? फिर अगर डरे होते तो फिर बोलते ही नहीं। तो नगीना में जो सपना देखा जा रहा है कि इस बार चंद्रशेखर जा रहे हैं संसद, नगीना के परिणाम से आगे की राजनीति प्रभावित नहीं होने वाली है, नहीं होगी। 27 में बसपा की सरकार के लिए पूरा उत्तर प्रदेश ताकत लगाएगा। नगीना का कोई हीरो बन जाएगा तो बहुत बड़ी खबर बन जाएगी। बसपा के सामने जो भी तैयारी करेगा, ताकत लगाएगा, बसपा के सामने उसको चौतरफा तवज्जो दी जाएगी। बसपा जो दलितों की सरकार बन जाए, किसको पसंद है इस देश के अंदर? आप बताइए ना। दलित जिसको खाट पे बैठने का अधिकार नहीं था, जिसको आज भी बहुत भयंकर जातिवाद झेलना पड़ता है, वो लोग सत्ता में आ जाएं, वो शासन करें। तो कांशीराम साहब ने जो पेन दिखाया था ना उल्टा करके, वो तो उन्होंने कर दिया। तो वही तो लड़ाई है असल में, कि आपको सत्ता तक पहुंचना ही पहुंचना किसी भी हालत में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी। तो वैभव जी का आपने सुना, 19 अप्रैल को 8 सीटों पर जो चुनाव है, सिलसिलेवार तरीके से हमने उस पर बात की, विश्लेषण शानदार किया है मेरी तरफ से वैभव जी ने। आपको क्या लगता है इन 8 सीटों को लेकर, आपका क्या आकलन है? ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं? वैभव जी के बारे में आप क्या कहेंगे? एक सवाल आपसे भी है कि इस बार आपके इलाके में
बीएसपी को लेकर क्या है माहौल, उसको लेकर भी अपनी जवाब, अपनी राय आप लोग दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे लोग जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।